नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से इस कहानी के साथ जोड़ लें। अपने आसपास की दुनिया को भूलकर इस कहानी की हर ध्वनि, हर भावना और हर मोड़ को गहराई से महसूस करें। अगर आप पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जो रोमांच और रहस्य से भरी है। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी राय जरूर साझा करें ताकि मैं जान सकूं कि यह आपको कैसी लगी। सोचिए, अगर आपको बनारस की तंग गलियों में गंगा के किनारे एक पुरानी हवेली में रात गुजारनी पड़े, बारिश की रात, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक ऐसी आवाजें सुनाई दें जो शायद आपके लिए हो, एक कमरा जो हमेशा ताले में बंद रहता है और एक लड़की जो शायद इस दुनिया की नहीं है, तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। जीवन का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि हमारे सारे सपने और भरोसे एक पल में चकनाचूर हो गए। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और लगता है जैसे खून जम गया। उस दिन दोपहर का समय था। मैं अपने कमरे में लखनऊ में बैठा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर गया। सामने दफ्तर का चपरासी खड़ा था, हाथ में एक पत्र लिए। मैंने मुस्कुराते हुए पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। ये मेरी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर था। रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था, लेकिन यह पत्र मेरे सपनों का टिकट था। एक अच्छी नौकरी, मोटी तनख्वाह के साथ। लेकिन पत्र को आगे पढ़ते ही मेरी खुशी में हल्की सी चुभन हुई। मुझे काम के लिए बनारस के एक पुराने इलाके में जाना था। शहर की चमक दमक और परिवार की नजदीकी छोड़कर यह आसान नहीं था, लेकिन नौकरी छोड़ना भी तो मूर्खता होती। अगले दिन मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, कुछ जरूरी कागजात, कपड़े और सुबह सुबह स्टेशन के लिए निकल पड़ा। योजना थी कि शाम 5 बजे तक बनारस पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन किस्मत ने मुझसे मजाक किया। बनारस जाने वाली ट्रेन में मैं खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन समय पर चल पड़ी थी, लेकिन आधे घंटे बाद ही मौसम बिगड़ गया। आसमान काला हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि खिड़की से पानी की बूंदें मेरे चेहरे तक आ रही थीं। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। पूछताछ करने पर पता चला कि पटरियों पर एक पेड़ गिर गया है। उसे हटाने में समय लगेगा। बाहर अंधेरा गहराने लगा और बारिश की आवाज ट्रेन के शोर में मिलकर बेचैनी पैदा कर रही थी। मैंने एक मैगजीन निकाली और पन्ने पलटने लगा, लेकिन मेरा दिमाग बार बार बनारस और वहां की अनिश्चितता में उलझ रहा था। जब ट्रेन से उतरा तो रात हो चुकी थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। बनारस का स्टेशन सुनसान था। मेरे अलावा कुछ ही यात्री थे जो जल्दी जल्दी निकल गए। स्टेशन की बत्तियां मध्यम थीं और चारों तरफ हल्का अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं स्टेशन के शेड के नीचे एक बेंच पर बैठ गया। भूख जोर मार रही थी और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। माँ की बात याद आई जो कह रही थी कि रेनकोट ले लो, लेकिन मैंने टाल दिया था। अब पछताने से क्या फायदा। साहब, लगता है आप यहाँ नए हैं। मैं चौंक कर देखने लगा। मेरे पास एक बुजुर्ग बैठे थे, सिर पर बिखरे बाल, पुरानी धोती और बनियान। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। हाँ, मैं बनारस में नई नौकरी के लिए आया हूँ। रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ रात में ठिकाना मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक जगह का इंतजाम कर सकता हूँ। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम बनारस की एक तंग गली में मुड़ गए। बारिश थम चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया। हवेली 2 मंजिला थी, लेकिन इसके आसपास कोई बस्ती नहीं थी। हल्की पीली रोशनी एक खिड़की से झांक रही थी। यहाँ जाकर बात कर लो, तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। मैं हवेली के लोहे के गेट तक पहुंचा, जो जंग से भूरा पड़ चुका था। गेट खोलते ही चरमराहट हुई, जो सन्नाटे में और डरावनी लगी। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे अंधेरा और गहरा हो गया। कोई है? कौन है आप? जी, मैं रवि शर्मा, लखनऊ से नई नौकरी के लिए बनारस आया हूं। एक बुजुर्ग ने कहा कि यहां ठहरने का इंतजाम हो जाएगा। हवेली का हॉल साफ था, लेकिन पुराना। ऊपर की मंजिल पर मुझे एक कमरा दिया गया। यहाँ रहिए, खाना लाता हूँ। किराए की बात बाद में करेंगे। रात में किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। मैं चौंक गया, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। थकान के कारण मैं जल्दी सो गया।
आधी रात को मेरी नींद टूटी। कमरे में गर्मी थी और बिजली चली गई थी। अचानक पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई और बाहर है, लेकिन फिर बुजुर्ग की चेतावनी याद आई। फिर भी जिज्ञासा ने मुझे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। बाहर बरामदे में एक औरत की परछाई दिखी जो गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि मैं उसके पीछे चल पड़ा। वह हवेली के दक्षिणी हिस्से की ओर गई, जहां एक ताले से बंद कमरा था। दरवाजा अपने आप खुला और वह अंदर चली गई। मैं हक्का बक्का रह गया। तभी मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग थे जो मुझे यहां लाए थे। मैंने कहा था ना, रात में बाहर मत निकलना। वो औरत कौन थी? वो इस घर की बेटी थी। अब कमरे में जाओ। कई दिन बीत गए। हवेली में सब सामान्य लगने लगा। क्या देख रहे हो? मैं चांदनी हूँ, यह मेरा घर है। हमारी बातचीत शुरू हुई। उसने बताया कि इस घर में वह, उसके पिता, माँ और चाचा रहते थे। माँ की मृत्यु बचपन में हो गई थी और पिता एक हादसे में चल बसे। उसकी बातों में उदासी थी। क्या तुमने कभी भूत देखा है? मैं तो इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगर दिखा दूं तो मानोगे? हाँ, दिखा दो। उस दिन हमारी बातें प्यार की ओर मुड़ गई। मैंने उसे गले लगाया और उस पल में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में वह तालाबंद कमरा और बुजुर्ग की चेतावनी बार बार घूम रही थी। एक रात चांदनी मेरे कमरे में आई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने ले चलूं। मैं उसके साथ उस ताले वाले कमरे में गया। कमरा पुराना था, धूल से भरा। चांदनी ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये मेरे पिता रघुनाथ प्रसाद शर्मा हैं। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी रूह कंपा दी। चांदनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा सिकुड़कर काली पड़ गई और वह एक नरकंकाल में बदल गई। उसने कहा, तुमने मेरे शरीर से प्यार किया, मेरे दिल से नहीं। तुमसे पहले भी एक ने ऐसा किया था। मैंने उसे मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। मैं डर के मारे चीख पड़ा। तभी वह बुजुर्ग भी वहां प्रकट हुए, जिनका चेहरा अब खून से लथपथ था। मैंने मां के सिखाए मंत्र का जाप शुरू किया और अचानक सब गायब हो गए। मैं भागा और किसी तरह हवेली से बाहर निकला। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अनजान कमरे में था। कुछ लोग मेरे पास खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं एक खेत में बेहोश पड़ा था। मैंने सारी कहानी सुनाई। एक वृद्ध ने बताया कि वह हवेली रघुनाथ शर्मा की थी। उनकी बेटी चांदनी ने एक युवक के विश्वासघात के बाद आत्महत्या कर ली थी। रघुनाथ की भी मृत्यु हो गई थी और उनका नौकर गायब हो गया था। उस हवेली में कोई नहीं रहता था। सबसे डरावनी बात, जिस युवक ने चांदनी को धोखा दिया था, उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिलता था। मैंने तुरंत ट्रांसफर लिया और एक नए शहर चला गया। वहाँ ऑफिस में एक तस्वीर देखी, लाल साड़ी, काजल भरी आंखें, चांदनी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वह मैनेजर है और मुझे ढूंढ रही थी। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, रोहन, इस बार दरवाजा खुला छोड़ना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह थी चांदनी। उसकी आंखों में वही लाल चमक। ऑफिस की लाइटें बुझ गईं और उसकी फुसफुसाहट गूंजी, वापस चलो। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि विश्वासघात का दर्द कितना गहरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर साझा करें। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक सकारात्मक रहें और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।